आज की कहानी के पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दो पहलू हैं। जहां पर एक पहलू पुलिस की इतनी लापरवाही दिखाता है, जिसमें एक कातिल 4 कत्ल करने के बाद पुलिस की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से करीब 3 साल तक बड़े आराम के साथ समाज के अंदर घूमता रहता है। और उसी डिपार्टमेंट में जब दूसरी टीम आती है और वही पुलिस फिर किस तरीके से 3 साल बाद एक छोटे से क्लू से उस 4 कत्ल के कातिल को पकड़ने के बाद और उसको उसकी सही जगह पहुंचाती है। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा, और वहाँ पर एक जगह है पंच विहार। तारीख है 14 फरवरी 2018। यहाँ पर एक राकेश का परिवार रहता है। पत्नी का नाम है रत्नेश और उनकी एक बेटी है करीब 3 साल की, और एक बेटा है छोटा 1.5 साल का। एक दिन इनकी पत्नी और इनके दोनों बच्चे घर से गायब हो जाते हैं। राकेश काफ़ी परेशान होते हैं और वो अपनी ससुराल में फ़ोन करते हैं और वहाँ पता करते हैं क्या वहाँ पर उनकी पत्नी और 2 बच्चे आए हैं। तो उनके सास और ससुर दोनों हैरान होते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आया है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना आपको बताए या बिना आपसे पता करे रत्नेश अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन राकेश बताते हैं कि वो मिल नहीं रहे हैं। अब खैर, अब पुलिस के अंदर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है और सारी रिश्तेदारी में और सारे आस पड़ोस में पता किया जाता है कि कहीं पर वो मिल जाए, लेकिन उनका कहीं पर भी कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच राकेश के ससुर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो अपने दामाद राकेश पर इस चीज़ का शक जताते हैं, और उनका कहना था कि उनकी बेटी और उनके 2 बच्चों की जिम्मेदारी जो गायब हुए हैं उसकी हमें शक है कि राकेश ने ही उनको गायब किए हैं या उनका कत्ल किया है। अब यहाँ पर राकेश परेशान हो जाता है। एक तरफ उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी गायब है, और ऊपर से उसके ससुर ने उसके नाम दर्ज एफआईआर कर दी है। अब वो इधर-उधर परेशान घूमता है। अब क्योंकि पुलिस के पास अभी एक नाम दर्ज एफआईआर थी, इससे पहले कुछ पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेती, कदम उठाती कि ठीक 2 महीने बाद 26 अप्रैल 2018 को कासगंज रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिलती है। और जब लाश की वहाँ की पुलिस तलाशी लेती है तो उसके पर्स के अंदर जो आईडी मिलती हैं वो सारी राकेश की थी। खैर, पुलिस राकेश के घर वालों से संपर्क करती है और उनको बताती है कि यहाँ पर एक इस तरीके से लाश मिली है जिसकी उम्र करीब तकरीबन इतनी है, और उसके पर्स में ये आईडी वगैरह मिली है। तो एक बार आप यहाँ पर आइए और चेक कीजिए। अब ग्रेटर नोएडा से सारे परिवार वाले वहाँ पर जाते हैं और लाश को देखते ही वो चीख-चीख कर रोने लगते हैं, क्योंकि अब उसका चेहरा ऐसा था जो बिल्कुल पहचान में नहीं आता। लेकिन घर परिवार वाले उसको कपड़ों से पहचान लेते हैं और उस बात को वो कन्फर्म करते हैं कि ये उनका बेटा राकेश ही है। और जो राकेश के ससुरालिए थे, जो सास और ससुर थे, जो लाश ने कपड़े पहने हुए थे, उनको वो भी पहचानते थे। तो वो भी कन्फर्म करते हैं कि ये राकेश ही है। अब यहाँ पर जो राकेश के परिवार वाले थे, वो इस चीज़ का आरोप लगाते हैं कि जो राकेश की पत्नी है रत्नेश, उसके माँ-बापों ने हमारे बेटे की हत्या कर दी है, यानी कि सास-ससुर ने अपने दामाद की हत्या कर दी है, क्योंकि उनकी बेटी और उनके जो नाती-नाती थे वो नहीं मिल रहे हैं। अब दोनों तरफ से एफआईआर, और पुलिस पूरी तरह से उलझन में। उसको लगता है कि पहले उन्होंने ये एफआईआर लिखवा रखी थी कि राकेश ने उनको गायब किए हैं, अपनी अपनी ही पत्नी और अपने ही 2 बच्चों को। और अब जो राकेश के माता-पिता हैं, वो इस चीज़ का आरोप लगा रहे हैं कि उनके दामाद की हत्या उनके सास और ससुर ने की है, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। अब क्योंकि लाश का जो चेहरा बिल्कुल कुचला हुआ था और उसकी उँगलियाँ कटी हुई थी, जिससे कोई फिंगरप्रिंट ना ले सके। लेकिन वहाँ पर जो रेलवे पुलिस थी उसको ऐसा लगता है कि जब ट्रेन किसी को टक्कर मारती है या ट्रेन के टायरों के नीचे कोई लाश कुचली जाती है, तो उस वक़्त चेहरा भी कुचल सकता है और उँगली भी कट सकती है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके नीचे बहुत दर्दनाक मौत होती है। खैर, पुलिस को लगता है कि ये रेलवे एक्सीडेंट का मामला है और कहाँ इस चक्कर में पड़ेंगे। पुलिस उस लाश का डीएनए लेती है और उसके बाद उस लाश को उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया जाता है। अब खैर, पूरे विधि विधान द्वारा उसका अंतिम संस्कार हो जाता है और धीरे-धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, क्योंकि पुलिस को यही लगता है कि जिसने उनकी हत्या की थी, अब उसकी भी हत्या हो चुकी है और इस केस में अब रखा ही क्या है। और धीरे-धीरे 3 साल गुजर जाते हैं। यहाँ पर पुलिस की लापरवाही ये थी कि जो डीएनए उस लाश का लिया गया था और जो उसके परिवार वालों का लिया गया था राकेश के, उन दोनों का मिलान पुलिस ने नहीं किया। खैर, 3 साल बाद उसी पुलिस स्टेशन में कोई नए अधिकारी आते हैं, और वो आने के बाद, क्योंकि जितने भी पुराने केस होते हैं, तो बहुत सारे पुलिस वालों का ये शौक होता है
कि उनको सुलझाया जाए और उससे एक तरीके से उनको वाहवाही मिलेगी और उनको बड़े अधिकारी से शाबाशी मिलेगी। तो वो पुराने केस निकलवाते हैं और एक फाइल में देखते हैं कि डीएनए की रिपोर्ट रखी हुई है और उसका किसी ने मिलान नहीं किया। खैर जो नए अधिकारी आए थे और उन्होंने आने के बाद वो डीएनए जो उस लाश का था और वो डीएनए जो उसके परिवार से लिया गया था, दोनों का मैच करते हैं, तो वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि वो डीएनए मैच ही नहीं है। अब इसका सीधा सा मतलब था जो रेलवे ट्रैक पर लाश थी वो राकेश की नहीं थी। अब यहाँ पर कई सारे सवाल उनके दिमाग में घूमने लगते हैं। पहला सवाल था कि अगर वो राकेश की लाश नहीं थी तो राकेश कहाँ पर है? वो जिंदा है और वो कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है। दूसरा सवाल ये था कि उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे कहाँ हैं? और तीसरा सवाल ये था कि जिसकी वहां पर लाश मिली है वो लाश किसकी थी? उसके परिवार वालों ने भी कहीं ना कहीं एफआईआर करा रखी होगी और हम ये कैसे पता लगाएं कि वो लाश किसकी थी? अब पुलिस काफी कंफ्यूज और काफी परेशान कि एक डीएनए की रिपोर्ट बिना देखे ऐसे ही रखी हुई है पुलिस स्टेशन में और इतनी लापरवाही कि एक अपराधी बाहर घूम रहा है और 4 कत्ल उसने किए हैं। तो पुलिस को ये लगता है कि अगर हम ये पता लगाएंगे कि रेलवे ट्रैक पर किसकी लाश मिली थी तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा और अगर हम इस दिशा में जाएंगे कि उन बच्चों की और उसकी जो माँ थी वो कहाँ पर है तो उसमें भी काफ़ी सारा टाइम लगेगा। और क्यों ना हम राकेश को ही ढूंढें, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा व्यक्ति है कि अगर ये हमें मिल जाता है तो वो लाश किसकी थी जो रेलवे ट्रैक पर थी और 2 बच्चे और वो महिला कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें एक ही आदमी से सुलझ जाएंगी और एक तरीके से 2 या 3 केस खत्म हो जाएंगे। एक केस वो जो रेलवे ट्रैक पर लाश उसके परिवार वालों ने कहीं पर एफआईआर कर रखी होगी और 2 केस जो दूसरा केस ये था कि उस महिला की लाश और उसके बच्चे या जिंदा है या मुर्दा है कहाँ पर है, और तीसरा जो उसके परिवार वालों ने उसके दामाद पर जो राकेश के माता पिता ने उसके सास ससुर पर एक एफआईआर लिखवा रखी है वो भी बंद होगी। तो पुलिस खैर इस पर बड़ी शांति के साथ अब काम करना शुरू करती है और यहाँ पर पुलिस अधिकारी को यही लगता है क्योंकि अब 3 साल हो चुके हैं, अगर उसे वो राकेश गायब है तो जाहिर सी बात है 3 साल बाद अब उसको ये लग रहा होगा कि केस ठंडे बस्ते में चला गया है और उसने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया होगा या आना जाना शुरू कर दिया होगा। अब खैर उसके परिवार वालों के मोबाइल नंबर सबके सर्विलांस पर लगाए जाते हैं। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसरों को सादे कपड़ों में घर के आसपास लगाया जाता है और उनको ये ड्यूटी दी जाती है कि किसी भी तरीके से आप ये पता लगाइए कि क्या कोई अजनबी वहाँ पर आता है, क्या वो वहाँ पर, क्या किसी को ये पता है कि राकेश जिंदा है या कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन जो कोई अलग से यूज़ करता हो। अब जो भी सीडीआर थी वो सब पुलिस ने सर्विलांस पे लगा ही रखे थे फ़ोन और सब मोबाइलों की सीडीआर निकलवाई जाती हैं कि माँ बापों के मोबाइल पे और भाइयों के मोबाइल फ़ोन पे किसके फ़ोन आते हैं और वो लोग किसको फ़ोन करते हैं। उसकी पूरी जाँच पड़ताल की जाती है और उसके बाद फिर पुलिस को कभी पता चलता है कि वो पानीपत में है तो पूरी टीम पानीपत जाती है, कभी पता चलता है कि वो आसाम में है और कभी पता लगता है वो सोनीपत में है। अब पुलिस खैर कई शहरों की इसमें खाक जानती है लेकिन पुलिस थकती नहीं और पुलिस को लगता है कि किसी भी तरीके से हमें राकेश को पकड़ना है और उसको उसकी सही जगह पहुंचाना है। कुछ ही दिन बाद पुलिस को ये सूचना मिलती है कासगंज में कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर इनके परिवार से संपर्क में रहता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद वहाँ पर एक व्यक्ति से बातचीत की जाती है। तो वो व्यक्ति बताता है कि देखो आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम दलीप शर्मा है और सनोप सुभाष शर्मा है और मैं कुकनपट्टी कुशीनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं किसी राकेश को नहीं जानता। और उसके बाद वो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी सारे पेपर पुलिस को दिखाता है। एक बार पुलिस को भी यही लगता है कि शायद हमने किसी गलत आदमी को उठा लिया है, लेकिन यहाँ पर पुलिस उससे कई सारे ऐसे क्वेश्चन पता करती है कि तुम उस परिवार से क्या बात करते हो, तुम वहाँ पर क्यों जाते हो और इतनी बातें तुम उससे क्यों करते हो, तुम्हारी उससे क्या रिश्तेदारी है। और दूसरी बात ये थी जो पुलिस उसको बताती है कि हम कुशीनगर जाएंगे और वहाँ के प्रधान से पता करेंगे कि तुम वहाँ पर कब पैदा हुए, कब बड़े हुए, कौन से स्कूल में पढ़े, तो जिससे हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि तुम राकेश ही हो। और रही दूसरी बात, अ, हमारे पास एक डीएनए का ऐसा हथियार है कि हम तुम्हारा डीएनए तुम्हारे परिवार वालों से मिलाएंगे और उससे साफ पता चल जाएगा कि तुम राकेश ही हो। यहाँ पर राकेश टूट जाता है और उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पुलिस बिल्कुल सही बात कर रही है और एकदम टेक्निक बात कर रही है, डीएनए से वो छुप ही नहीं सकता। अब यहाँ पर राकेश टूट जाता है और जो वो कहानी सुनाता है वो कहानी ये थी कि उसकी 2012 में रत्नेश के साथ शादी हुई थी। उसके बाद उसको एक बेटी होती है जिसका नाम रखता है वो अवनी और उसके बाद एक बेटा होता है अर्पित और उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होती है। इसी बीच उसकी ज़िंदगी में रूबी नाम की एक महिला आती है
जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात थी। अब दोनों की मुलाकात होती है, मिलते जुलते हैं और दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है। और अफेयर इतना बढ़ जाता है कि रूबी उस पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर राकेश, क्योंकि उसने उससे शादी का वादा किया था, और उसके सामने परेशानी ये थी कि अब वो अपनी बीवी और अपने बच्चों का क्या करे, क्योंकि जब तक वो जिंदा है या जब तक उनसे डिवोर्स नहीं होती है, जब तक वो रूबी से शादी नहीं कर सकता। और वो जानता था कि डिवोर्स इतनी आसानी से होगी नहीं। और वो जब रूबी उसके ऊपर ज़्यादा दबाव बनाती है, तो इस बात का फैसला करता है कि वो अपनी पत्नी रत्नेश और अपनी बेटी अवनी और अपने बेटे अर्पित की हत्या करेगा। और इसके लिए वो दिन चुनता है 14 फरवरी 2018। अब 14 फरवरी 2018 को वो घर में अकेला था और वो रात होने का इंतजार करता रहता है, क्योंकि वो अपने दिल में बिल्कुल फाइनल कर चुका था कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों की हत्या करने का। जैसे ही रात होती है, वो सबसे पहले अपनी पत्नी की हत्या करता है और उसके बाद अपने ही हाथों से अपनी 3 साल की मासूम बेटी की हत्या करता है। और उसके बाद अपने ही हाथों से अपने 1.5 साल के बेटे अर्पित की हत्या करता है। और उसको लगता है कि लाश का क्या करूं, उनको कहाँ लेकर जाऊं। अब क्योंकि ये चीज़ उसने पहले ही सोच रखी थी, वो रात होने का इंतजार करता है और अपने घर के ही अंदर एक कमरे के अंदर वो गड्ढा खोदता है। और 1 डेढ़ घंटे गड्ढा खोदने के बाद तीनों की लाश उस गड्ढे के अंदर डालता है और उस गड्ढे को के ऊपर मिट्टी भरता है और उसको बिल्कुल बराबर कर देता है। उस कमरे को फिर वो कुछ इस तरीके से डिजाइन करता है कि किसी को इस बात का पता ही ना चले कि इसके अंदर 3 लाश है। और वो उसी घर में बड़े आराम के साथ रहता है। लेकिन यहाँ पर परेशानी तब आती है जब उसके ससुर इस बात की पुलिस के अंदर एक एफआईआर दर्ज करते हैं कि उन्हें अपने दामाद पर ही शक है, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं ये बोल दूंगा कि रत्नेश बच्चों को लेकर अपने पीहर चली गई है और कोई ज़्यादा इतनी पूछताछ होगी नहीं। अब उसकी परेशानी ये थी, क्योंकि उसके ससुर ने उसी के नाम से शक जताया है और पुलिस को ये सारी बातें बता दी हैं, तो पुलिस उसको कभी ना कभी गिरफ्तार कर लेगी। और जैसे ही पुलिस को गिरफ्तार करेगी और पुलिस अपने तरीके से मुझसे सब उगलवा लेगी। अब इससे पहले कि पुलिस मुझको गिरफ्तार करे, उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। और वो वहाँ से कासगंज जाता है, वहाँ पर रूबी के साथ रहता है और वो बताता है कि उसके ससुर ने पुलिस के सामने उसी का नाम रख दिया है। अब उसको अब ये दोनों बैठ के इस चीज़ का एक आइडिया लगाते हैं कि क्यों ना राकेश की हत्या हो जाए और पुलिस को ये पता चले कि राकेश इस दुनिया में है ही नहीं। अब ये एक आदमी के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाता है जिसका नाम था राजेंद्र। और राजेंद्र के साथ शराब पीता है, दारू पार्टी करता है और धीरे धीरे उसके साथ इसकी दोस्ती गहरी होती जाती है। अब इसी बीच एक दिन वो उसको रेलवे ट्रैक पर ले जाता है और वहाँ पर बैठकर दोनों दारू पीते हैं। उसको ज़्यादा पिलाता है और खुद कम पीता है। और जैसे ही वो दारू के नशे में राजेंद्र ज़्यादा हो जाता है, तभी एक बड़ा सा पत्थर लेकर राकेश राजेंद्र के सर में मार देता है और उसके बाद उसका पूरा चेहरा बिगाड़ता है और उसके दोनों हाथों की जो उंगलियां थी उनको काटता है और अपने कपड़े उतार कर उस लाश को पहनाता है और अपना पर्स, अपनी आईडी सब उसके पास छोड़ देता है, जिससे रेलवे पुलिस जब इस लाश को देखेगी तो वो हमारे घर पर संपर्क करेगी। और जब वहाँ की पुलिस को ये पता चल जाएगा कि राकेश की मौत हो चुकी है, तो फिर वो मुझे ढूंढेगी ही नहीं और एक तरीके से मैं और रूबी बड़े आराम के साथ अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजारते रहेंगे। अब खैर पुलिस को इस बात का अच्छी तरह से पता चल चुका था कि रेलवे ट्रैक पर जो लाश मिली थी वो राजेंद्र की थी। तो एक तरीके से एक केस तो यहाँ पर सॉल्व था। अब उसका हत्यारा भी सामने था और लाश की पहचान हो चुकी थी। अब पुलिस को ये जानना था कि उसकी पत्नी और उसके 2 मासूम बच्चे कहाँ पर हैं। अब राकेश उनको अपने साथ लेकर जाता है अपने ग्रेटर नोएडा वाले मकान पर और वो जाकर बताता है कि इस कमरे के अंदर उनकी लाश दबी हुई है। अब खैर पुलिस वहाँ पर खुदाई शुरू करती है और धीरे-धीरे वहाँ पर हड्डियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब उन हड्डियों का डीएनए किया जाता है और जो रत्नेश थी उसके माता-पिता से उसका डीएनए मैच कराया जाता है, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी कोई गलती हो, और वो डीएनए मैच हो जाता है। अब पुलिस की आगे की कार्रवाई ये होती है कि जो राजेंद्र की लाश वहाँ पर मिली थी और उसकी पहचान राकेश के परिवार वालों ने क्यों की थी। तो इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर जो उसके परिवार वाले थे उनको इस बात का पूरे अच्छी तरीके से पता था कि राकेश ने एक मर्डर किया है। और राकेश ने उनको बताया था कि जैसे ही पुलिस तुम्हारे पास आएगी तो तुम्हें उसकी पहचान कर लेनी है और तुम्हें यही बताना है कि ये लाश राकेश की है। तो यहाँ पर पुलिस उसके माता पिता और उसके 2 सगे भाइयों को अरेस्ट करती है, क्योंकि तुम भी इस अपराध में कहीं ना कहीं शामिल थे। उसके बाद पुलिस रूबी के पास जाती है
अब क्योंकि रूबी को भी इस बात का पता था कि उसने अपनी पत्नी की और 2 मासूम बच्चों की और एक बेगुनाह इंसान राजेंद्र की हत्या की है। अब यहाँ पर पुलिस रूबी को भी गिरफ्तार करती है। इसका अफेयर था राकेश का, इसके चलते इसने अपनी पत्नी और 2 बच्चे, एक बच्चे की उम्र 1.5 साल उस टाइम पे और एक बच्ची की उम्र 3 साल 2018 में, इनकी हत्या इसने नोएडा में की थी। हत्या करने के बाद उसी के मकान में इसने वो डेड बॉडीज़ वहीं पे गाड़ दी और गाड़ने के बाद उस पर फ्लोरिंग बना लिया सीमेंट का। हत्या करने के बाद उसका सर बाका से काट देते हैं, हाथ भी उसके काट देते हैं और उस सर और हाथ को दोनों को तीनों चीज़ों को जला देते हैं। राकेश अपने उस टाइम पे पहने हुए कपड़े जो है कलवा को पहनाता है और अपने कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स जो है LIC का एक ID कार्ड जहाँ से मिला था वो वहाँ पे छोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि ये कलवा की डेड बॉडी नहीं है, ये राकेश की डेड बॉडी है। खुद का मिलान जो है वो प्राप्त हुआ, उसमें ये पता चला कि जो डेड बॉडी है उसके DNA राकेश के पिताजी के साथ नहीं मैच करता है, पिताजी या माताजी के साथ। उसका जो DNA है उसी के गांव के कलवा के पिताजी दिलीप के साथ, उसकी माताजी के साथ कलवा के मैच करता है। उस पूरे मकान के जो बेसमेंट को उसको खुदवाया गया, अवशेष उसमें से हम लोगों को बरामद हुए। तो ये क्लियर हुआ कि पूरी हत्याएं जो हैं, चारों हत्याएं राकेश, उसके परिवारजन और उसकी जो गर्लफ्रेंड है रूबी, पुत्री तेज सिंह, इन्होंने मिल के हत्याएं की थी, षड्यंत्र जो है वो रचा था। अब कुल मिलाकर पूरी कहानी का सार ये था कि एक इंसान की ज़िंदगी जिसका नाम राकेश था बिल्कुल ठीक-ठाक चल रही थी। 2 बच्चे थे, पत्नी थी, सब कुछ ठीक-ठाक था। लेकिन इसी बीच उसका एक अफेयर शुरू हो जाता है यूपी पुलिस की एक कांस्टेबल के साथ जिसका नाम रूबी था। और वो अफेयर धीरे-धीरे इतना बढ़ जाता है कि अब वो रूबी उसके ऊपर शादी का दबाव बनाना शुरू करती है और उस शादी के दबाव में वो इतना दब जाता है कि अपनी ही पत्नी और अपने ही 2 बच्चों की हत्या कर देता है और एक बेगुनाह इंसान की जिसका नाम राजेंद्र था। तो ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।